गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे कि एंटीबॉडी क्या है और इसका निर्माण कैसे और कहाँ होता है। तो जैसा कि आप लोग पहले से जान चुके हैं कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं या ब्लड कार्पोसेल जिसको कहते हैं। इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी का काम जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्लेटलेट्स का काम ब्लड का क्लॉटिंग में होता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में होता है। वहीं डब्ल्यूबीसी जो है वह हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यूनिटी समझते हैं आप लोग क्या होता है कि इम्यूनिटी शरीर का वह एबिलिटी है या वह क्षमता है जिसके कारण हमारा शरीर किसी बाहरी अणु हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो आदि के खिलाफ लड़ता है और उसको खत्म कर देता है। यह एबिलिटी जो होता है बॉडी का क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। अब ये इम्यूनिटी की हम लोग अगर बात करें तो इम्यूनिटी 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात और दूसरा उपार्जित, अर्थात एक इनेट होता है और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। जन्मजात या इनेट इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहते हैं जो हमको जन्म से ही प्राप्त हुआ है, जैसे आपका स्किन हुआ, आपका जो आँख में जो निकलने वाला आंसू है उसमें जो एंजाइम्स है, ये सारे जो होते हैं जन्मजात होते हैं। यानी ईश्वर जब हम लोग को यहाँ भेजता है तो एक तरह का कुछ न कुछ हथियार से लैस करके भेजता है कि बेटा तुमको जाना है जिस दुनिया में, वहाँ तुमको बहुत सारे दुश्मनों से सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ऊपर वाला है हम लोग को कुछ न कुछ जो हथियार है, आर्म्स है, आर्म्स करने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोगों के बॉडी का जो सिस्टम है उसके साथ कुछ न कुछ एडवांटेज, कुछ चीज़ों को दे के भेजा है। जैसे आपका स्किन है, तो स्किन जो है वो भी एक इम्यूनिटी का एक पार्ट है, क्योंकि अगर कोई माइक्रोब्स होगा तो सबसे पहले हमारे आसपास होगा तो अंदर जाना चाहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? स्किन के अंदर जाना चाहेगा। स्किन के को छेदते हुए जब बॉडी में जब तक नहीं जाएगा तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और स्किन के ऊपर भी क्या दिया हुआ है? बाल दिया हुआ है। तो बाल जो है वो भी एक तरह का क्या है? इम्यूनिटी का पार्ट है। वो भी जितने भी तत्व हैं, तत्व कहने का अर्थ यहाँ हुआ कि हम एक टर्म को बार बार बोलेंगे एंटीजन का, ठीक है। तो एंटीजन वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, कोई भी बाहरी तत्व। जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में लड़ता है तो वह तत्व जो है एंटीजन कहलाता है। तो एंटीजन माइक्रोब्स भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। वो हमारे बॉडी का जो नहीं है, वो किसी अन्य जीव से आया हुआ है, वो क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। और एंटीजन के ही खिलाफ में हमारा बॉडी लड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक इनेट इम्यूनिटी में क्या हुआ कि उसको हमको बाय बॉर्न मिला हुआ है। जैसे अगर माइक्रोब्स जो है स्किन के थ्रू नहीं जा सकता है तो वो चाहेगा कि भोजन के द्वारा चले जाए। तो भोजन के द्वारा अगर जाएगा तो हमारे मुंह में क्या है? लार ग्रंथि है जो लार निकालेगा, और लार में जो होता है जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्षमता होती है, जिसमें एक एंजाइम होता है, इसको हम लोग लाइसोजाइम करते हैं, वो उसको नष्ट कर देगा। अगर उससे भी ज़्यादा थर्ड टाइप का अगर बैक्टीरिया होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो पेट में अगर चला जाएगा तो वहाँ एसिड जो है उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब तो हमको बायबॉर्न मिला हुआ है, जन्म से ही मिला हुआ है। अब अगर इन सब के अलावे अगर माइक्रोब्स इतने बैरियर को पार करते हुए अगर हमारे शरीर में, शरीर का अर्थ यहाँ पर ये समझेंगे या तो मांस में पहुँच जाए या फिर ब्लड में जब पहुँच जाए तब हमारे बॉडी को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा या फिर हमारे बॉडी को
कमज़ोर करना स्टार्ट कर देगा। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन कहाँ पहुँच जाएगा, या तो ब्लड में पहुँच जाएगा या फिर टिश्यू में पहुँच जाएगा, तब हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब लड़ेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाएगा जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। और यह एंटीबॉडी बनवाएगा कौन, WBC। कौन बनवाएगा, WBC। और WBC कैसे बनाता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये क्या लिखे, WBC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये WBC जो होता है, ये आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट जो WBC है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होगा बेसोफिल, और तीसरा होगा इस्नोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। अब इसमें से जो बेसोफिल सेल्स है, ये 2 बायोकेमिकल्स को रिलीज करता है। एक का नाम होता है हेपरिन और दूसरा होता है हिस्टामिन। ये याद रखिएगा कि ये हिस्टामिन जो है वेसोडायलेटर है, वेसोडायलेटर। अब ये वेसोडायलेटर क्या होता है, अब जैसे समझिए कि अगर आपको कस के एक थप्पड़ दे दिया जाए तो आपका गाल लाल हो जाता है या फिर सूजन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई आघात पहुंचता है शरीर पर, तो ये जो बेसोफिल कोशिका है WBC, यह एक केमिकल को रिलीज करता है। इसका नाम होता है हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन क्या करता है, अगर खून का नली इतना बड़ा है तो इस पे अगर हिस्टामिन पड़ जाएगा, इसको फैला के इतना बड़ा कर देगा। यानी इसका जो दीवार पहले एक मोटा था, इसको क्या कर दिया, फैला के पतला कर दिया। ठीक है, अब ब्लड इसमें मान लीजिए 200 ml फ्लो हो रहा है, तो अब इसमें कितना होगा, 500 ml फ्लो हो जाएगा। और ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो इसमें जो मौजूद जो WBC है अदर और जो प्रोटीन्स होगा, ये छन के बाहर आ जाएगा और जिसके कारण क्या होगा, सूजन उत्पन्न हो जाएगा। एक तो ये हिस्टामिन का ये कारण, ये इसका काम होता है। क्या काम होता है, तो वेसल्स को डायलेट करना। और दूसरा, अगर बेवजह अगर बॉडी में हिस्टामिन अगर निकलता है, बिना मतलब का निकल जाए, बेसोफिल सेल के उत्तेजित होने के कारण, कुछ आदमी होता है ना जी, बात बात में बिना मतलब का उत्तेजित हो जाता है। तो बिना मतलब का ये अगर उत्तेजित हो जाए, किसी को देख के, किसी को समझ के, देख के समझ का अर्थ ये हुआ कि किसी न किसी पार्टिकल को, एंटीजन को देखकर, अगर ये वो एंटीजन इसको हानि करे अथवा न करे, उसको देख कर ये क्या हुआ, एक्टिव हो जाएगा। तब ये क्या उत्पन्न करेगा, एलर्जी। क्या उत्पन्न करेगा, एलर्जी को उत्पन्न करेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा है कि ये हेपरिन जो होता है, यह एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का अर्थ ये हुआ कि यह रक्त का थक्का जमाने से रोकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड आपके शरीर में क्यों नहीं जमता है, जबकि कटने के बाद एयर के संपर्क में तो वो जम जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कि ब्लड हमारे शरीर में इसलिए नहीं जमता है क्योंकि बेसोफिल कोशिका जो है वह एक हेपरिन नामक कार्बोहाइड्रेट
ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्रावित करता है, सिक्रीट करता है, जिसके कारण ब्लड शरीर में नहीं जम पाता है। करिए तो बेसिक बात हुई, इसका इम्यूनिटी में उतना रोल नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक वाइटल रोल को क्या करता है, ये अदा करता है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ ही एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ जो ग्रेनुलोसाइट्स जो WBC है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी में। अब ये ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। तो ये जो मोनोसाइट है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट WBC है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा WBC कौन है, तो हम बोलेंगे मोनोसाइट, ठीक है। ये सबसे बड़ा WBC है। दूसरा इसके बारे में याद रखेंगे कि यह जो है हमारे बॉडी में जितने भी डेड सेल्स होते हैं उसको ये निगल जाते हैं, खा जाते हैं। अगर सेल किसी चीज को निगलता है खाने के लिए, यह प्रोसेस क्या कहलाता है बायोलॉजी में, फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। तो ये मोनोसाइट जो WBC है, वो हमारे बॉडी का जो भी डेड सेल्स है, डेड सेल्स, इसको ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है ना। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जिस तरह अमीबा भोजन को अपने अंदर लेता है, उसी तरह से यह सेल जो है डेड सेल्स को अपने अंदर ले लेता है। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में रोजाना लाखों सेल क्या करते हैं, मरते हैं, तो वहीं लाखों सेल पैदा लेते हैं। अगर मरा हुआ सेल का अगर डिस्पोजल नहीं किया जाए, मान लीजिए आपके घर में गंदगी है और आप गंदगी को नहीं हटाइएगा, डिस्पोज नहीं कीजिएगा, तो क्या करेगा, घर के आदमी को बीमार कर देगा। तो गंदगी कैसे साफ होगा, तो ये WBC जो है वो जितने भी डेड सेल्स हैं उनको खा के शरीर को क्या करता है, स्वच्छ करता है। इसलिए मोनोसाइट्स को एस्केवेंजर भी कहा जाता है, एस्केवेंजर। एस्केवेंजर के बारे में जान रहे हैं ना जी, किसको कहते हैं एस्केवेंजर, वैसे जीव जो मरे हुए जीव को क्या करता है, खाता है, उसको क्या कहते हैं, एस्केवेंजर कहते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, गिद्ध हुआ, ये सब एस्केवेंजर है। तो आपके बॉडी का एस्केवेंजर कौन है, मोनोसाइट्स हुआ। तो डेड सेल्स को खत्म करके शरीर को स्वच्छ रखना, बीमार होने से बचाना, ही क्या कहलाता है, एक प्रकार का इम्यूनिटी ही तो है। अगर मोनोसाइट्स नहीं हो रहे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, डेड सेल से भर जाएगा, और वो डेड सेल्स हम ही को बीमार कर देगा। और इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब क्या निकलता है, बीमारी से बचने के लिए हमारा बॉडी जो भी प्रोसेस करता है, जिस भी तरह का कार्य करता है, वो सारा क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स। अब देखिए ये लिम्फोसाइट्स जो होता है, ये फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है बी सेल कहते हैं, या इसको बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा होता है टी सेल इसको कहिए, या इसका नाम टी लिम्फोसाइट्स भी है। अब होता क्या है कि अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन है या बैक्टीरिया है, बाहरी जो सिस्टम है, इनेट इम्यूनिटी का जो भी पार्ट्स है, उसको छेदते हुए वो अंदर पहुंच ही गया। यानी कि इतना थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है, जीव है, कि वो सारा बैरियर को पास करके कहाँ पहुंच गया, हमारे ब्लड में और टिश्यू में। जब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा तब क्या होगा, होता है ना, अगर कोई दुश्मन
आतंकवादी देश में जब पहुंच जाता है सारे सिस्टम को धोखा देते हुए, और वो किसी से ख़त्म नहीं होता है, तो सबसे लास्ट में तब क्या करते हैं, जो अंतिम पंक्ति का जो सेना होता है, चाहे राजपूत बटालियन हो चाहे वो गोरखा बटालियन हो, उसको भेजा जाता है कि आप उसको देखिए, उसको ख़त्म कीजिए। तो वही स्थिति होता है हमारे बॉडी के साथ। अब इसको आगे बताने से पहले ये जान लीजिए कि ये टी सेल जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है हेल्पर टी सेल, दूसरा होता है सप्रेसर टी सेल, और एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रवेश कर ही गया है, सारे सिस्टम को धोखा देते हुए कोई उसको नहीं मार पाया, तब क्या करेगा, यहाँ पे जो हेल्पर टी सेल है, कौन सा सेल, हेल्पर टी सेल, यह बी सेल को जाके उत्तेजित करेगा, एक्साइटेड करेगा कि भैया तुम अभी तक सोया हुआ है, दुश्मन तो घर तक पहुंच गया, अब जग जाओ। और ये बी सेल जो है थोड़ा मायावी टाइप का है, किस्म का है, बोले अच्छा बी सेल दुश्मन पहुंच गया है ना, अब देखो हम क्या करते हैं। अब ये बी सेल अपना रूप को बदलेगा, 2 रूप में बढ़ जाएगा, है ना। किस रूप में बदलेगा, 2 रूप में। एक जो इसका रूप है वह कहलाएगा आपका प्लाज्मा सेल। किसमें बदल गया, प्लाज्मा सेल में बदल जाएगा। और दूसरा यह जो है बदल जाएगा मेमोरी सेल में। किसमें बदल जाएगा, मेमोरी सेल में। अब ये प्लाज्मा सेल दुश्मन अर्थात एंटीजन करने का समझ रहे हैं आप लोग, वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी जो आपके बॉडी को हार्म पहुंचाता है, अब उसके अगेंस्ट में यह एक प्रोटीन का बना हुआ वाइस आकार का एक प्रोटीन को बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। तो ये हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो एक लाइन में बोलेंगे प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन को नष्ट करेगा। उसका नष्ट करने का अलग अलग तरीका है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो मेमोरी सेल है इसका क्या अर्थ हुआ, तो प्लाज्मा सेल कहता है कि भाई जब हम एंटीबॉडी नामक औजार से, हथियार से जब एंटीजन को मारेंगे तो तुम इसका वीडियोग्राफी करना। क्या करेगा, वीडियोग्राफी करेगा, मेमोरी में सेव कर लेना कि हम उस दुश्मन को कैसे मारेंगे, और सारा दुश्मन का जो हुलिया होगा, ढांचा होगा, तुम रिकॉर्ड करके रखना। तो जब एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करता है, खत्म करता है, तो उस एंटीजन का उस इनकाउंटर के द्वारा जो भी डाटा होता है उस सारे डाटाओं को मेमोरी सेल सेव कर लेता है। ऐसा इसलिए करता है कि फिर अगर एक बार दुश्मन को मार दिया, अगर फिर वही दुश्मन एक बार और अटैक करेगा तो ये मेमोरी सेल के पास पूरा डाटा पहले से मौजूद रहेगा और उस दुश्मन को पहचानने और मारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस तरह से यह जो एंटीबॉडी जो है इसका निर्माण हो जाएगा, दुश्मन को मारेगा और उस इनकाउंटर का जो वीडियोग्राफी होगा या रिकॉर्डिंग होगा वो मेमोरी सेल के पास सेव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। हमने इसको अभी शॉर्ट में ही बताया है, सिर्फ
एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इसको और डिटेल में किया जा सकता है, लेकिन जितना एग्जाम में जरूरी है उसी के हिसाब से मैंने इसको बताया ताकि आपको एंटीबॉडी समझ में आ जाए और ये बी सेल टी सेल समझ में आ जाए। तो एक बार इसको रिकैप कर देते हैं कि WBC जो होता है ब्लड सेल्स होता है और ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये दो प्रकार का होगा, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स को हमने ज़्यादा डिटेल नहीं किया, सिर्फ इसका नाम बता दिया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। ठीक है, इसको किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बेसोफिल का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बेसोफिल क्या करता है, हेपरिन और हिस्टामिन, है ना। तो हिस्टामिन नामक केमिकल का क्या करता है, रिलीज करता है, जो वेसोडायलेटर का काम करता है। जब कहीं चोट लगता है तो वेसल्स को फैला देता है और उस जगह पर क्या होता है, जब वेसल्स फैलेगा तो बहुत तेजी से ब्लड उसको भरने के लिए दौड़ेगा, जिस वजह से क्या होता है कि चोट जहाँ पे लगता है वो एरिया लाल हो जाता है। और चूंकि वेसल ज़्यादा फैल जाता है तो ब्लड के प्रेशर के कारण तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो छन के बाहर निकल जाता है और उस एरिया में सूजन या स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है। दूसरा हेपरिन के बारे में बताया कि हेपरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है, कार्बोहाइड्रेट है। ये एंटीकोगुलेंट कार्बोहाइड्रेट है, इसका नेचर कैसा है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या करता है, खून का, रक्त का या ब्लड का थक्का जमाने से रोकता है। इसको संक्षिप्त में इतना ही काफी है। और नेक्स्ट जो थोड़ा सा डिटेल करना है हमको किसके बारे में, ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। और मोनोसाइट्स के बारे में बताया कि सबसे बड़ा क्या है, WBC है। दूसरा क्या है कि ये हमारे बॉडी का स्कैवेंजर कहलाता है, क्योंकि यह जितना भी डेड सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं उनको यह नष्ट कर देता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा। कौन सा प्रोसेस होता है, फेगोसाइटोसिस। जिस तरह अमीबा किसी चीज को निगल जाता है वही प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस का। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि इसका जो आकृति होगा, शेप होगा, रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा। तो अमीबा की तरह इसका भी आकृति कैसा होगा, इरेग्युलर, अनियमित आकार का होगा। अब ये जो लिम्फोसाइट्स से दो टाइप का होगा, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में, तो टी लिम्फोसाइट्स तीन प्रकार का है, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्पर टी सेल, और सप्रेसर टी सेल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि, लेकिन हम इस चीज को समझाने के लिए हेल्पर सेल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सप्रेसर टी सेल क्या होता है, थोड़ा बता दें इसमें कि सप्रेसर टी सेल का क्या फंक्शन होता है। कि आप लोग जानते हैं एक संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो खतरनाक हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम अर्थात दुश्मन से लड़ने का जो क्षमता है, अगर वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो भी खतरनाक है। उस स्थिति में क्या करेगा, अगर ये इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज्यादा वर्क करने लगेगा, नहीं करता है कि आर्मी को ज्यादा छूट दे दीजिएगा तो वो जितना सिविलियन है उसी को मारने लगेगा, इसलिए वो बॉर्डर पे ठीक है कंट्रोल सब चीज की जरूरत है। तो सप्रेसर टी सेल का काम क्या होता है कि इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ने लगता है तो उसको यह कम करता है, इम्यूनिटी को एक लेवल में रखता है, यानी इम्यूनिटी का जो लेवल है उसको यह मेंटेन रखता है, ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है कि कुछ टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं उसको रिलीज करके एंटीजन को नष्ट कर देता है, और डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हेल्पर टी सेल जो है वो एक्टिवेट कर देता है बी सेल को, और बी सेल जो है वो फर्दर दो सेल में बढ़ जाता है या बदल जाता है। एक होता है प्लाज्मा सेल और एक होता है मेमोरी सेल। और प्लाज्मा ही सेल क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है जो एंटीजन को नष्ट करता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम लोग एंटीबॉडी के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं।